हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का चैप्टर है आपका व्यालिक। ठीक है बेटा, तो जो व्याख्या है व्याख्या में पहले आपको करा चुकी हूँ और आज बेटा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। बाकी बेटा पहले आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तभी आप इसके अभ्यास प्रश्न ठीक प्रकार से समझ पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है, मन में कुछ ऐसे आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा हमारा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को कई बार समझा चुकी हूँ, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चेंज करना होगा, बाकी का आपका वही रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कृत क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। आगे बेटा समझ में, इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखोगे। बेटा एक चीज याद रखोगे, जो आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम होगा उसे या तो अंडरलाइन करोगे या फिर उसे डबल कॉमा में बंद करोगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बेटा वैसे आप व्याख्या को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, जो पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उसका संपूर्ण व्याख्या का वो देख लें, बाकी का मैं यहाँ पे भी आपको समझा देती हूँ कुछ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, अर्थात हृदय में कुछ ऐसी ताजगी सी आ जाती है कि मन में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मन में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है, अर्थात मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, हृदय में कुछ ऐसी ताजगी सी आ जाती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। विषय कोई भी हो उसमें हम अपने हृदय के मानसिक भावों को भर ही देते हैं। आगे समझ में, इस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बेटा आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, बाकी का आप वैसे ही लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, अगला, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने क्या कहा है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने एक विषय वस्तु को बताया है, एक विषय वस्तु को बताया। आगे समझ में, कोई भी एक विषय वस्तु बताया है। आगे समझ में बेटा, अगला गद्यांश देखते हैं। देखो, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। है टांगने के लिए कोई भी खुटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। आगे समझ में, अब बेटा हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे देखोगे, देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आप बेटा कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए लेखन की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। बख्शी जी कहते हैं कि लिखने की एक विशेष
मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है और हृदय में कुछ ऐसी ताजगी सी आ जाती है कि मस्तिष्क में जो कुछ भी मानसिक दबाव उत्पन्न होता है उसे उसे उसका लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के मानसिक दबाव, मानसिक भावों को भर ही देते हैं। आगे समझ में? इस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अगला, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है? तो इसका आंसर बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया था। उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को एक कोई भी विषय वस्तु, उपयुक्त विषय वस्तु बताया गया है। आगे समझ में? उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को उपयुक्त विषय बताया गया है। आगे समझ में? उपयुक्त विषय, ये इतना आ जाएगा, उपयुक्त विषय बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर बेटा यहाँ से आ जाएगा। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। आगे समझ में? यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ये आप कर ही लोगे बेटा। अगला देखते हैं, अगला गद्यांश। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। आगे समझ बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वैसे तो बेटा आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लोगे क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। प्रस्तुत गद्यांश में बख्शी जी कहते हैं कि मन की वे बंधनहीन रचनाएं हैं, अर्थात जिन पर कोई अंकुश नहीं होता है। उनमें न कविता की उदात्त कल्पनाएं रहती हैं और न लंबी कहानी, ठीक है, लंबी कहानियाँ होती हैं। उसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और वैज्ञानिकों के गंभीर तर्कपूर्ण विचार होते हैं, तर्कपूर्ण विवेचना की जाती है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। आगे समझ में? फिर यहां से देखेंगे, ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। बख्शी जी कहते हैं कि ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जहाँ न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा होती है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही मनोभावों को ग्रहण करते हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है? ठीक है, किस प्रकार के निबंधों की? तो इसमें देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, इसका आंसर बेटा यहाँ से आ जाएगा। देखो, ऐसे निबंधों की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे
भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। यहां तक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है? निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है? बेटा या तो आप इसके लिए इसी आंसर को लिख दोगे, ठीक है, तो या फिर इसे आप पॉइंट में डाल के लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे। इसे पहला पॉइंट लिखोगे, निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। ठीक है, स्वच्छंद रचनाएं हैं। क्या लिखोगे? निबंध की निम्न किन किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, तो इसके लिए लिखोगे निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। अगला पॉइंट डालोगे, उसमें न कविता की उदात्त कल्पना उसमें कविता की उदात्त कल्पना नहीं रहती है। अगला पॉइंट डालोगे, उसमें आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि नहीं रहती है। उसमें अगला पॉइंट डालोगे, उसमें वैज्ञानिकों के गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी नहीं रहती। उसमें वैज्ञानिकों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी नहीं रहती। अगले पॉइंट में लिखोगे, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। और अगला पॉइंट डाल के लिखोगे, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। आगे बेटा इस तरह से आप कई पॉइंट में भी इसे लिख सकते हो, तो दोनों तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला गद्यांश देखते हैं बेटा। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगला गद्यांश हमारा क्या हो जाता है, देखते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का करवल, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब देखते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसे कैसे करोगे? प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं वे वास्तव में उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनकी कठोरता दूर तक नहीं पहुंचती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। आगे समझ में? मधुरता उत्पन्न कर देते हैं। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कट प्रतीत होती है? तो इसका आंसर जैसे यहाँ से लिखोगे बेटा, देखो, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कट प्रतीत होती है, तो लिखोगे जब प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। आगे समझ में? और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। आगे समझ में? तो बेटा यहाँ इसे आप यहाँ तक लिखोगे। देखो यहाँ से लिखोगे उत्सव व प्रमोद, यहाँ से ले लो, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। आगे समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है बेटा? दूर के ढोल सुहावने से क्या तात्पर्य है? दूर के ढोल सुहावने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखोगे दूर के ढोल सुहावने का तात्पर्य,
तो इसका लिखोगे आंसर, दूर के ढोल सुहावने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं वे वास्तव में उतनी अच्छी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेखक के अनुसार युवा वर्ग को उनका भविष्य अच्छा लगता है, उसी प्रकार वृद्धों को उनका अतीत आकर्षक लगता है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो इसका आंसर। दूर के ढोल सुहावने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं वे वास्तव में उतनी अच्छी नहीं हो सकती। लेखक के अनुसार युवा वर्ग को उनका भविष्य अच्छा लगता है, उसी प्रकार वृद्धों को उनका अतीत आकर्षक लगता है। आगे समझ में? तो इस तरह से आपका ये गद्यांश हो जाता है। अगला गद्यांश देखते हैं। देखो अगला गद्यांश देखो, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। ठीक है। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे कैसे करोगे बेटा? देखो प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। बख्शी जी कहते हैं कि युवा और वृद्ध वे दोनों ही अतीत का स्वप्न देखते हैं। युवाओं के लिए वह उज्जवल भविष्य के समान होता है, जबकि वृद्धों के लिए वह अतीत बीते हुए समय के समान होता है। ठीक है। अतीत का अर्थ क्या हो जाएगा? अतीत का अर्थ हो जाएगा बेटा जो बीता हुआ समय होता है उसे बीते हुए समय के समान होता है। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। युवा क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर बेटा हम देखेंगे, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। देखो तरुण भविष्य को, यहां से देख लेंगे इसे, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। आगे समझ में? तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो वर्तमान यहां से लिखेंगे इसे, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। यहां तक लिखो। ठीक है, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। यहीं तक करोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तो इसका आंसर कहां से लिखोगे? तरुण संसार के जीवन संग्राम को संसार का बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, तरुणों को संसार का जीवन अनुभव किस प्रकार देखना चाहते हैं? तो तरुणों को जीवन का
संग्राम बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। एक बार फिर से सुन लो इस क्वेश्चन को। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार देखना चाहते हैं? तो तरुण के लिए के जीवन संग्राम बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। आगे समझ में? जो अपनी बाल्यावस्था, यहीं तक लिखोगे, बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तो यहां से देख लो बेटा, तरुण के लिए जीवन का संग्राम बड़ा ही मनमोहक होता है, ठीक है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है? वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है? वर्तमान, यहां से देखो, वर्तमान, युवा और वृद्ध, देखो ये क्या कह रहा है? तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे बेटा? वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है? तो यहां से लिखोगे, वर्तमान सदैव वृद्ध और तरुण के कारण ही क्षुब्ध रहता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के कारण। और कौन दोनों कौन हो गए? युवा और वृद्ध, ठीक है। तो वर्तमान सदैव तरुण और वृद्ध दोनों के कारण ही क्षुब्ध रहता है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं हम। देखो, वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा जाता है? आगे समझ में? वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा जाता है? इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसके आंसर में लिखोगे बेटा, वर्तमान काल सुधारों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि युवा वृद्ध, वर्तमान काल को, यहां से देख लो, वर्तमान काल को सुधारों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि युवा व वृद्ध दोनों ही अपने वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, अपने ही वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं। युवा हमेशा भविष्य की कल्पनाएं करते हैं और वृद्ध अतीत के विचारों का गुणगान करते रहते हैं। आगे समझ में? एक बार फिर से इसे ठीक तरीके से देख लो। वर्तमान काल को सुधार का काल क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखोगे, वर्तमान काल को सुधार का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि युवा व वृद्ध दोनों ही अपने वर्तमान से सदैव क्षुब्ध रहते हैं। युवा हमेशा भविष्य की कल्पनाएं करते हैं और वृद्ध अतीत के विचारों के गुणगान गाते रहते हैं। आगे समझ में? इस तरह से आप इसका आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश देखते हैं बेटा। देखो, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत और न सुधारों का। जो भी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और न सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं बेटा। देखो, प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी कहते हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं हुआ है जब सुधारकों की
सुधार की आवश्यकता नहीं हुई हो। सुधारकों का दल, सुधारकों का समूह नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, नए नए बदलाव उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। आगे समझ में? तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हो गया क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? देखो क्वेश्चन क्या है आपका, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। अब इसका आंसर देखेंगे। देखो इसका आंसर बेटा यहीं से देख लेंगे। देखो, जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला देखते हैं बेटा। अगला लास्ट गद्यांश से बेटा आपका ये देख लेते हैं। देखो, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज तो तरुण हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब देखते हैं बेटा हम इसे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा इसका संदर्भ बेटा आप लोग कर ही लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे बेटा आप कैसे करेंगे? देखो, प्रस्तुत गद्यांश में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य, उनके द्वारा ही साहित्य का भविष्य निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक, ठीक है, अतीत का स्मारक के रूप में बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अतीत की स्मारक के रूप में बन जाएगा और आज जो तरुण हैं, यानी कि जो आज युवा हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्वप्न में युवाओं का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं वही चीज़ें वास्तव में पास आने पर अच्छी नहीं लगती हैं। आगे समझ में? ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? भविष्य तरुण और वृद्ध के लिए क्यों सुखद होता है? तो इसका आंसर कहाँ से लिखोगे? देखो यहाँ से देखो, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव, जो यहाँ से देख लो, जो तरुण है, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है, क्यों सुखद होते हैं? जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। आगे समझ में? यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से देखोगे, प्रगतिशील साहित्य, यहाँ से देखो, प्रगतिशील साहित्य के निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि
उनके साहित्य में गौरव, उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? अब इसका आंसर देखेंगे बेटा हम। देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देखेंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य है कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहा है, क्योंकि उसके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। आगे समझ में? ये इस प्रकार से इसका आंसर लिखोगे। समझ आ गया बेटा? एक बार फिर से देख लो इसे, आंसर को। ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लेंगे। तो देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का तात्पर्य है कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहा है, क्योंकि उसके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। आगे समझ में? ये आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का चैप्टर है आपका क्या लिखूं। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।